नमस्कार, स्वदेश विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। क्या एक जो रोजी पिक्चर थी विदेशों में पढ़ाई की, क्या वो अब रिस्की होती जा रही है? क्या जो एक रुझान लगातार बढ़ रहा है विदेशों में बेहतर पढ़ाई और धुआंधार कमाई का, वहां पर कुछ चुनौतियां आ रही हैं? क्या अब विदेशों में पढ़ाई के साथ साथ आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग, अपने कर्जों, इन सब का मैनेजमेंट भी सीखना पड़ेगा? आज स्वदेश विशेष में इसी बात की चर्चा। परदेश में पढ़ाई के लिए भारी भरकम एजुकेशन लोन लेना क्या सही है? यह सवाल इसलिए क्योंकि ज़ोहो के फाउंडर श्रीधर वेम्बू ने इस पर बड़ा सवाल उठाया है। उनका कहना है कि मौजूदा जॉब मार्केट पर जो प्रेशर हम देख रहे हैं, ऐसे में विदेश जाना, वहां जाकर महंगी पढ़ाई करना और उसके ऊपर भारी ब्याज दरों पर लोन लेना युवाओं को एक बड़े फाइनेंशियल रिस्क में डाल सकता है। उन्होंने मौजूदा हालातों और ग्लोबल जो संकट हैं, जो अनसर्टेनिटी है, उसका हवाला दिया है। 12% की ब्याज दर पर एजुकेशन लोन लेने वाले स्टूडेंट्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है और कई बार ये लोन कम फेमस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भी लिए जा रहे हैं। मतलब ऐसी यूनिवर्सिटीज जो बहुत प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन हाँ, बस वो चूंकि किसी बड़े देश में है, इसलिए वहां पर दाखिले के लिए इस दर पर लोन लिया जा रहा है। आईटी सेक्टर में मौकों की कमी की वजह से इन स्टूडेंट्स पर लोन चुकाने का दबाव बढ़ गया है। श्रीधर वेम्बू ने हाल ही में ही एक ऐसे छात्र का जिक्र किया जिसने 12% ब्याज दर पर लोन लिया, लेकिन नौकरी न मिल पाने के कारण अब वो गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। वेम्बू का संदेश साफ है कि विदेशों में हायर एजुकेशन के लिए लोन लेने से पहले सोचे समझें, थोड़ा संतुलन बिठाएं और खासतौर पर सावधान रहें, खासतौर पर तब जब आईटी सेक्टर में फिलहाल जॉब के चैलेंजेस चल रहे हैं। उनकी चेतावनी है कि युवा लोन के जाल में फंसने से बचें, क्योंकि यह फैसला आगे चलकर भारी पड़ सकता है। सबसे पहले अपनी सहयोगी निवेदना प्रभु के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर ये पूरी केस स्टडी दरअसल है क्या। जी निवेदना। फॉरेन डिग्री करोड़ का ड्रीम, लेकिन जॉब मार्केट में जीरो गारंटी। ज़ोहो फाउंडर श्रीधर वेम्बू ने स्टूडेंट्स को एक स्ट्रॉन्ग रियलिटी चेक दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, एक स्टूडेंट ने उनसे हेल्प मांगी। उसने करीब 70 लाख का एजुकेशन लोन लिया था 12% इंटरेस्ट पर, एक छोटे यूएस कॉलेज से मास्टर्स डिग्री करने के लिए। अब आईटी जॉब सीन बहुत खराब है, स्पेशली फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए। लोन की रीपेमेंट स्टार्ट होने वाली है, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑलमोस्ट कम है। वेम्बू का साफ कहना है, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को सोच समझकर लोन लेना चाहिए। ओवरसीज डिग्री के लिए इतना हेवी बोरोइंग रिस्की है। उन्होंने ये भी ऐड किया है कि इंडिया में डिग्री करने के लिए भी ज्यादा लोन लेने अनवाइज है। आज यूएस आईटी जॉब मार्केट स्लो है, कंपनीज हायरिंग फ्रीज पर है, स्पेशली H1B वीजा होल्डर्स के लिए। जहां तक रिजल्ट है, कई स्टूडेंट्स लोन बर्डन में फंस गए हैं और जॉब्स नहीं मिल रही है। रीजन एआई ट्रांसफॉर्मेशन, कंपनीज अपने स्ट्रक्चर चेंज कर रही है और हायरिंग काफी स्लो हो गई है। वेम्बू ने कहा, हम भी एआई एरा में शिफ्ट हो रहे हैं, इसलिए हायरिंग फ्रीज है, ले ऑफ्स नहीं कर रहे, बट रिक्रूटमेंट भी कम है। उनका बिगर पॉइंट जो यहाँ पर है कि एजुकेशन के नाम पर स्टूडेंट्स को डेप्थ में ट्रैप मत करो। कंपनीज को खुद ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फंड करने चाहिए और ऐसे स्किल्स एक्सेप्ट करने चाहिए, सिर्फ फॉर्मल डिग्री नहीं, क्योंकि उनका मानना ये भी है कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट में है, तभी स्टूडेंट्स डेट ट्रैप से बच पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे निवेदना आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो कोशिश हमारी ये थी कि हम थोड़ा स्पष्ट तरीके से आपको बताएं कि दरअसल ये
पूरा मामला है क्या, वो केस स्टडी क्या थी और किस तरह से ज़ोहो के जो फाउंडर हैं उन्होंने ख़ास तौर पे जो सवाल उठाए हैं वो कितने आज के वक्त में रेलेवेंट हो चुके हैं इस बदलती दुनिया में। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ जितिन चावला जी हैं, फाउंडर और डायरेक्टर हैं करियर काउंसलर सेंटर फॉर करियर डेवलपमेंट से। जितिन, थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए। हमारे साथ शांतनु रूज हैं जो कि फाउंडर और सीईओ हैं टीम लीज एडटेक से। शांतनु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो शांतनु जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। बड़ी चर्चा का विषय रहा है ये पूरा पोस्ट, और इतना वोकल होके उन्होंने बड़ी एक एक चीज की बड़ी डिटेल दी है। मतलब मैं कहूंगा कि शायद हमें ये शो की बुनियाद रखने में उस पूरी जानकारी ने बड़ा मदद की है कि हमें समझ में आया कि दरअसल चुनौतियां हैं क्या। पहली प्रतिक्रिया आपकी, क्या वाकई इतना संकट है? क्या ये जो एक संतुलन बिठाना चाहिए फॉरेन एजुकेशन को लेकर, वो बिठाने में हम चूक रहे हैं? मुझे लगता है ये उनका कहना ये गलत नहीं है, और ये संकट एक्चुअली जितना उन्होंने कहा है शायद उससे भी बड़ा है। ज्वालामुखी फटने से पहले हमें इस चीज का एक जायजा लेना चाहिए। अगर आप देखेंगे कि वर्ल्ड ऑफ वर्क, वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ऑफ एम्प्लॉयर्स काफी तेजी से बदल रहा है। हर एक बिजनेस एक एआई को अडाप्ट कर रहा है, ऑटोमेशन आ रहा है, और इस तरह से उनका खुद का वर्ल्ड काफी चेंज हो रहा है, जिसके कारण एम्प्लॉयर्स को खुद ही नहीं पता होता है कि किस तरह के एम्प्लॉयज में जो फ्यूचर में हायर करनी चाहिए। जब वो अगर फ्रेशर्स हायरिंग की बात करें, मैंने इस बारे में हम लोग कुछ रिसर्च कर रहे थे, हमने ये देखा कि ओवरऑल फ्रेशर्स हायरिंग में काफी मंदी चल रही है, लोग नहीं हायर कर रहे फ्रेशर्स को। लेकिन अगर आप कुछ स्पेसिफिक स्किल सेट्स की बात करें, एआई की बात करें, डेटा साइंस की बात करें, साइबर सिक्योरिटी की बात करें, क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें, इन सारे फील्ड्स में एम्प्लॉयर्स काफी एग्रेसिव हैं हायरिंग करने के लिए। उसका मतलब यह हो रहा है कि आगे जाते हुए टाइप ऑफ जॉब रोल्स जिस तरह की आ रही हैं उसमें काफी बदलाव आ रहा है। और अगर एम्प्लॉयर्स के नजरिए से इस चीज को देखें, वो सिर्फ स्किल सेट्स को देख रही हैं। अगर मेरा एम्प्लॉय जो मेरे अंदर में आ रहा है, कैंडिडेट जो हमारे ऑफिस में आ रहे हैं इंटरव्यू के लिए, उनमें इस तरह के स्किल सेट्स, डिजिटल नेटिव एम्प्लॉयज जो कि एआई को समझता है, एआई को यूज कर सकता है, बिजनेस के कंटेक्स्ट में इसको यूज कर सकता है, अगर उसमें ये स्किल सेट्स दिख रही हैं, सिर्फ उस तरह के एम्प्लॉयज को हायर किया जा रहा है। आपने आईटी सेक्टर की बात करी थोड़ी देर पहले, आईटी सेक्टर में भी अगर देखें, अगर उनका वर्ल्ड काफी बदल रहा है। अगर आप यूएस की बात करें, यूएस के कस्टमर्स में जहां हम काफी सारे लोगों को भेजा करते थे, बॉडी शॉपिंग की बिजनेस होता था, उसमें काफी मंदी आ रहा है, बिकॉज एम्प्लॉयर्स के लिए अब ये नंबर गेम नहीं रह गया। वो अब देख रहे हैं किस तरह से एआई को यूज करके डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में आप मुझे हेल्प कर सकते हैं। कई सारी मल्टीनेशनल्स इंडिया में आके जीसीसीज खोल रही हैं, और वो अपने कैप्टिव एआई जीसीसीज बना रही हैं। इस तरह से अगर वर्ल्ड ऑफ एम्प्लॉयर्स चेंज हो रहा है, स्टूडेंट्स को अपने को भी उसके हिसाब से तैयार करना पड़ेगा। सिर्फ यूनिवर्सिटीज डिग्री काम नहीं आएगी। मुझे लगता है इसमें सबको एक अपने आप को अवेयर करने की जरूरत है, और उस हिसाब से तैयार करने की जरूरत है। बिल्कुल, ये अपग्रेडेशन शायद बड़ा कांस्टेंट होने वाला है। मतलब इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि जब कंप्यूटर आया था तब भी नौकरियों के संकट की बात कही गई थी, लेकिन आप ये देखेंगे कि उसका जो इवोल्यूशन था वो बड़े फेज वाइज हुआ था। कई चीजें जनरेशन वाइज वो चीजें बढ़ी थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ दिक्कत है कि इसका इवोल्यूशन, इसका हर वक्त बदलता रूप और इसकी एडेप्टेबिलिटी, इसका तेजी से एडेप्टेशन, ये दोनों जिस रफ्तार से हो रहे हैं वो बहुत मामूली रफ्तार नहीं है और हर क्षेत्र में हो रही है। तो इस लिहाज से शायद हमको अपनी तैयारी भी उससे मैच करनी होगी। चलिए मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ अंकित मेहता जी भी जुड़ चुके हैं, को फाउंडर और सीईओ हैं ज्ञानधन से, और एजुकेशन लोन जो हैं उनको खास तरीके से बड़ी अच्छी पकड़ है, उन पर हमेशा से अपनी राय रखते आए हैं। इन सब के बीच में जितिन सर, जो बात खास तौर पे इस पूरे पोस्ट में कही गई है और शांतनु भी इससे पूरी तरह से इत्तेफाक रखते हैं, ऐसे में सवाल उठता है कि फिर विदेशों में पढ़ने का या वहां पे जो कम प्रसिद्ध यूनिवर्सिटीज हैं उसके लिए इतने महंगे लोन लेने का आखिर चलन क्यों है? मतलब ऐसी क्या वजह है? इससे पहले भी ना बेसिकली 3 चीजें हैं
पहली चीज़ है कि पेरेंट्स का ओरिएंटेशन। काफ़ी चीज़ों में जो पेरेंट्स हैं इंडिया में, एक तो बहुत मतलब प्यार बहुत करते हैं, चाहते हैं हर बच्चा फर्स्ट आ जाए, हर बच्चा साइंस ले, मतलब इतना सारा डिमांड है। मैंने सीबीएसई के साथ भी वेबिनार्स किए और पेरेंट्स वेबिनार में 2 दिन में मतलब 1 लाख से ऊपर लोगों ने उसे देखा। तो पेरेंट्स का एक चीज़ पकड़ लेंगे, मतलब एक सर्वे किया था एक मीडिया ग्रुप में, दे फाउंड कि नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स आर लुकिंग एट ओनली 14 करियर ऑप्शंस। और कितने ऑप्शंस हैं दुनिया में? अकॉर्डिंग टू यूएस डिपार्टमेंट लेबर, एक साइट है ओनेट, ऑलमोस्ट 78,263 करियर्स, 78,000 करियर्स हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं केवल 14। तो सबसे पहले तो माइंड ओपनिंग की ज़रूरत है कि भाई जो चेंज होता है यार वैसे सोचो। ऐसे ही कंट्रीज़ का है, ज़्यादातर लोग हमारे ऑफिसेज में भी आते हैं तो बात करते हैं यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। कनाडा चलो थोड़ा डाउन हो गया पिछले 3 साल में, लेकिन बात इसी से चालू होती है। कोई नहीं आके कहता मेरे ऑफिस में कि भाई जापान जाना है मुझे, या फिनलैंड जाना है, या फ्रांस की गवर्नमेंट ने एक नया टाइप किया इंडियन स्टूडेंट के साथ, लास्ट ईयर साइन अप हुआ था, जिसमें क्लासेस इंटरनेशनल करके प्रोग्राम का नाम है। सो क्लासेस इंटरनेशनल्स, तो उसके थ्रू केवल ऑलमोस्ट 4 लाख से 5.5 लाख साल का खर्चा है। इसी तरह से जैसे एस्टोनिया है, एस्टोनिया इज़ नोन फॉर साइबर सिक्योरिटी, लेकिन आप तो भाई पेरेंट्स को छोड़ दीजिए, इवन अगर मैं स्कूलों की बात करूं, कॉलेजों की बात करूं, कितने प्रिंसिपल्स, कितने वहाँ पर करियर कोचेस बोल भी रहे हैं कि यार साइबर सिक्योरिटी के लिए एस्टोनिया चले जाओ। तो ये चैलेंजेस हैं जहाँ की आप अपने लिए खुद रिसर्च करके नहीं आगे बढ़ रहे हैं, ना करियर में ना उस चीज़ में। अगर आप इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं तो कितने लोग हैं जो सिविल इंजीनियरिंग करके और सोचते हैं मैं दुबई में काम करूंगा, दोहा में काम करूंगा। बहुत सिविल इंजीनियर्स हैं, बहुत रिस्पेक्ट है हम लोगों का गल्फ में। कितने लोग सोचते हैं कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके और ईवीज के क्षेत्र में काम करूंगा या फिर रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में काम करूंगा। तो मेजर चैलेंज है कि क्या हमारा ओरिएंटेशन, मतलब हम क्या अपने लिए करियर सोच भी रहे हैं, चुन भी पा रहे हैं, क्या नए करियर की तरफ देख भी रहे हैं, या सारे लोग एक बिल्कुल भेड़ चाल में चलो यार आईटी कंप्यूटर साइंस तो सब आईटी कंप्यूटर साइंस, हजारों कॉलेज खुल गए और मतलब कॉलेजों में केवल आईटी कंप्यूटर साइंस के लिए खूब भीड़ लग रही है, खूब लाइन लग रही है। सो बेसिक चैलेंज वही है, जैसे ही आईटी मार्केट स्लो डाउन हुआ, विदेशों में नहीं इंडिया में भी प्रॉब्लम्स आई जॉब की। इंडिया में भी कॉलेजेस हैं जो बंद होने के कगार पे हैं, क्योंकि अब उन्हें बच्चे नहीं मिल रहे हैं, और आगे आने वाले टाइम में आप देखेंगे और भी ज़्यादा ये होता रहेगा। और दूसरी बात है इंडस्ट्री वर्सेस एजुकेशन। एजुकेशन जो प्रोवाइड करी जा रही है कॉलेजेस में काफ़ी थियोरेटिकल है, और इंडस्ट्री हमेशा आगे है। इंडिया में तो ये बात सच है, बट बाहर भी काफ़ी जगह ऐसे ही है कि भाई इंडस्ट्री में नई चीज़ें आ गई हैं, लेकिन आप वही पुरानी एजुकेशन चला रहे हैं, खासकर से जो ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है, जिनके ज़्यादा नाम नहीं है, और बच्चे इसी एवज में कि भाई हम बाहर जाएंगे और ये कोर्स करके और हमें अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो ये चैलेंज से निकलना होगा, उनको खुद रिसर्च करना होगा, समझना होगा। तो मैं ये नहीं मानता कि भाई बाहर पूरा ऐसा हो गया कि एकदम से अकाल पड़ गया है, लेकिन कंट्रीज बिल्कुल डाउन होती जा रही हैं, और यूएस एक मेजर था तो डेफिनेटली डाउन हो रहा है, लेकिन कुछ और कंट्रीज में अपॉर्चुनिटीज हैं। तो रिसर्च करके अपॉर्चुनिटीज पे भी आऊंगा मैं, आपसे बेहतर विकल्प भी जानूंगा। मेरे ख्याल से जो भी पेरेंट्स देख रहे होंगे, जो स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, उनके ये बात बड़े काम की आएगी। और जो बात आपने कही वो वाकई बहुत अहम है कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स इन दोनों का ओरिएंटेशन बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा किसी भी चीज़ में जाने से पहले आप अपने खुद से कितना रिसर्च कर रहे हैं ये बहुत मायने रखता है। कॉलेजेस, मतलब मैं पिछले दिनों एक चर्चा में था, वहां पर यही शिकायत थी कि इंडस्ट्री अगर किसी को जॉब के लिए हायर कर रही है तो वो फिर उससे काम कराएगी कि उसकी ट्रेनिंग में पैसा खर्च करेगी। ये चैलेंज है, ये सेक्टर्स के चैलेंज हैं, ये शिकायतें हैं। यही वजह है कि फ्रेशर्स की हायरिंग में जो चैलेंज आ रहा है वो हम देख पा रहे हैं। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात की कि हम शायद लॉन्ग टर्म प्लानिंग में चूक रहे हैं, हम शायद चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से नहीं देख रहे हैं। इन सब के बीच में अंकित, हमें ये बताइए कि जो बदलती दुनिया है, जो चैलेंज हैं, और बड़े बड़े मार्केट में यूएस, यूके, इस तरह के मार्केट में जहां पर सबसे ज़्यादा रुझान है स्टूडेंट्स का, वहां पर है, तो फिर एजुकेशन लोन जो है उसे लेकर किस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए, कौन से पैमाने होने चाहिए? श्योर, देखिए लोन से पहले जो दूसरे गेस्ट ने कमेंट रेस किया था, मैं उस पर
बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले देखिए, आज की तारीख में यदि आप मोबाइल फ़ोन भी लेते हैं, तो आप 4 मोबाइल फ़ोन पहले देखते हैं, उनके फीचर्स देखते हैं, समझते हैं कि कौन-सा मोबाइल फ़ोन मेरे लिए बेहतर होगा। उसी तरीके से आप पढ़ने भी जा रहे हैं, तो आपको पहले अपनी रिसर्च करनी पड़ेगी। आप अगर किसी कंसल्टेंट के थ्रू या आपने किसी से सुन लिया और आप उसको लेके एक लोन लेके चले गए, तो परेशानी आपको बाद में होनी ही होनी है। तो आपको अपनी रिसर्च तो करनी ही पड़ेगी, उसका कोई और अल्टरनेटिव है ही नहीं। अब जहाँ तक बची बात कि आपको पढ़ाई करनी है, उसके लिए आपको धन अर्जित करना है, उसके लिए आज की तारीख में एजुकेशन लोन्स अवेलेबल हैं। दरअसल हमने ये ज्ञानधन स्टार्ट ही 10 साल पहले इसलिए ही किया था क्योंकि लोगों को लोन्स मिलने में प्रॉब्लम होती थी। तो बात यही है कि बस एक अमीर खानदान से ही बच्चे को पढ़ने करने जाना चाहिए, किसी और की भी अगर काबिलियत है, तो उसको लोन मिलना चाहिए। अब एक बच्चे को क्या देखना चाहिए? तो सर्वप्रथम मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखना पड़ेगा सबसे पहले। तो आप जो मोबाइल वाली बात बोल रहा हूँ, आप जो पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले आप ये देखिए कि उसका फ़ायदा क्या है? आपको वो पढ़ने के बाद कैसी जॉब्स मिलेंगी? क्या आपकी काइंड ऑफ ऑप्शंस ओपन होंगी आगे की तारीख में जाके? वो सबसे ज़रूरी है। उसके बाद जहाँ तक बची बात एजुकेशन लोन में, तो उसमें कुछ एक चीज़ें होती हैं जो हर बच्चे को देखनी चाहिए, हर माँ-बाप को देखनी चाहिए, जो कि आपका इंटरेस्ट रेट क्या है? आपको पढ़ाई के दौरान मोरेटोरियम मिल रहा है कि नहीं? मतलब पढ़ाई के दौरान आपसे ईएमआई तभी स्टार्ट हो जाती है कि आपको पढ़ाई के 2 साल और 2 साल या ढाई साल के बाद आपको ईएमआई देनी है, वो सब चेक करना चाहिए। फिर फीस क्या-क्या है? जैसे कुछ लोन्स में प्रोसेसिंग फ़ी लगती है, कुछ लोन्स में प्रोसेसिंग फ़ी नहीं लगती। अभी टीवी पे आ रहा है कि बहुत फॉरेन एक्सचेंज में बहुत खर्चा लगता है। तो जो भी लेंडर लोन दे रहा है, चाहे बैंक हो, चाहे एनबीएफसी हो, वो कितनी दर पे आपका डॉलर से रुपया से डॉलर या रुपया से पाउंड में कन्वर्ट करती है। तो वो सब चीज़ें देख के एक तरह से आरबीआई ने भी अब धीरे-धीरे करके वो कर दिया है, एपीआर करके एक टर्म होता है कि आपका टोटल लोन का खर्चा कितना है। तो एक स्टूडेंट को एक वो समझना चाहिए कि मेरा टोटल खर्चा कितना आएगा और मेरे को कितना वापस करना है। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है समझने की। मकसद भी हमारे शो का यही है कि हम हर स्थिति को कोई पैनिक ना बनाएं, लेकिन आपको इन्फॉर्म करें, जानकारी दें। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि जो भी स्थितियां हैं उसे आप किसी तरह के तनाव के तौर पे ना लें, बल्कि समझें कि आखिर ये जो स्थितियां बदली हैं बदलती दुनिया में, इसके चैलेंजेस क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं। यहाँ हमें एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के उस पार भी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, और भी पहलुओं पर बातचीत होगी। आप बने रहिए हमारे साथ। मैं आपके पास आऊंगा। ऐसा तो नहीं कि सब कुछ खराब है। संभावनाओं के तौर पे अगर हम देखें तो आप क्या देख रहे हैं? मतलब स्किल्स ठीक है, एआई तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा नई दुनिया किस तरह के टैलेंट्स का इंतजार कर रही है? तो अगर देखें तो एम्प्लॉयर्स के नज़रियों से, अगर मैं एक कंपनी को बिलोंग करता हूं, टीम लीज, जहां पर हम हर एक लास्ट 10 साल से हर एक 5 मिनट में एक जन को हायर कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम एम्प्लॉयर्स का जो कहना होता है आज के दिन में, एम्प्लॉयर्स एक फ्रेशर से 3 चीज़ों की आशा रखता है। एक होता है उसका नॉलेज, दूसरा स्किल्स और तीसरा है एक्सपीरियंस। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है देखना कि आज के दिन में एम्प्लॉयर्स इवन फ्रेशर्स से इस एक्सपीरियंस की इच्छा रखता है। उसका मतलब ये है कि जो स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज से पढ़कर निकलता है, उसके पास एक तो उसकी डिग्री होनी चाहिए, दूसरा उसके पास वो बिजनेस से रिलेटेड स्किल सेट्स होना चाहिए जो शायद वो खुद से यूनिवर्सिटी के जरिए पढ़ रहा होगा या कुछ नए कोर्सेस लेकर पढ़ रहा होगा, किसी स्किल सेंटर में जाकर ट्रेनिंग लेकर पढ़ रहा होगा। पर थर्ड चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट अभी होता जा रहा है वो है वर्क एक्सपीरियंस। जो स्टूडेंट्स एक इंटर्नशिप, एक अप्रेंटिसशिप, ऑन द जॉब लर्निंग से ले जा सकता है। इसीलिए इस आज इंपॉर्टेंट ये हो गया कि हर बच्चा, हर एक स्टूडेंट जब वो कॉलेज में पढ़ रहा है या पढ़ रही है, उसके लिए जरूरी है कि वो अपने वेकेशंस में, उसके खाली टाइम में या उसके जितना भी उसको मौका मिलता है, उस समय वो प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन स्किल सेट्स को एक्वायर करे। जिस कंपनी में मौका मिले वहां जाके छोटी सी इंटर्नशिप करे, वहां जाकर प्रैक्टिकल जाकर सीखे, एक अप्रेंटिसशिप करे, ऑन द जॉब लर्निंग करे और वो जाकर प्रैक्टिकली देखे कि बिजनेस चलता कैसे है। वो एक्सपीरियंस उसके इंटरव्यू में सबसे ज्यादा मायने रखता है। आज के जमाने में दुनिया बदल रही है। इस जमाने में सॉफ्ट स्किल्स को हार्ड स्किल्स से ज्यादा अहमियत दिया जा रहा है, अडेप्टेबिलिटी को नॉलेज से ज्यादा अहमियत दिया जा रहा है। आई थिंक स्टूडेंट्स को अपने लिए तैयार होनी चाहिए। अभी हाल में यूजीसी ने इसके लिए नए रेगुलेशंस भी निकाले हैं। वर्क इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोग्राम या अप्रेंटिसशिप इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोग्राम एक नया
कैटेगरी ऑफ डिग्री प्रोग्राम आई है जिसमें स्टूडेंट्स को डिग्रीज के साथ साथ स्किल सेट्स और एक्सपीरियंस दोनों दिया जा रहा है। आज के दिन में करीब करीब 20 एक यूनिवर्सिटी है इंडिया में जो ऑफर कर रही है ये हाई क्वालिटी डिग्रीज। मुझे लगता है स्टूडेंट्स को अपने को इस तरह से तैयार होना चाहिए जिसमें से नॉलेज, स्किल्स और एक्सपीरियंस तीनों रहेगा। जिसके पास ये तीनों चीज है, आज आई थिंक वर्ल्ड में उनके लिए नौकरियां काफी है। बहुत अहम बात, और शायद हमें इसी ऑप्टिमिज्म के साथ देखना होगा। अगर हम एक वक्त पे कई काम कर रहे हैं, अगर हम एक वक्त पे पढ़ भी रहे हैं, सोशल मीडिया भी चला रहे हैं, हम बाकी पहलुओं को भी ध्यान दे रहे हैं, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, तो क्यों ना हम अपने काम में भी कई क्षेत्र, कई डायमेंशन ऐसे खोल लें कि जिसके जरिए हमारे पास विकल्पों की कभी कमी ना रहो। एक चीज जितिन जी मैं समझना चाहूंगा, स्टूडेंट तो स्टूडेंट है, मतलब हम तो भारत में अगर लोन का दबाव पड़ जाता है तो तनाव ले लेते हैं। विदेश में अगर कोई पढ़ रहा है और किसी भी वजह से, किसी भी अचानक आए संकट, युद्ध के संकट में हमने देखा, कई और स्थितियों में अगर उसे अपने बीच की पढ़ाई छोड़नी पड़ती है या अच्छी खासी नौकरी छोड़नी पड़ती है, ये कितना बड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर हो जाता है किसी और जमीन पर काम करते वक्त या पढ़ते वक्त। तो इसमें यह है कि भाई डेफिनेटली यू हैव टू बी हैविंग अ स्ट्रॉन्ग मेंटल स्ट्रेंथ। मतलब जैसे हम अपने आप की एक्सरसाइज करते हैं फिजिकली अपने आप को फिट रखने के लिए, जिम जाते हैं, अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं, उसी तरह मेंटल हेल्थ के लिए रेगुलर योगा है, मेडिटेशन है। क्योंकि ना वर्ल्ड की अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है हर जने के लिए, मतलब खाली स्टूडेंट के लिए नहीं, हर एक इंडिविजुअल के लिए वर्ल्ड में जो अनसर्टेनिटी है वो बढ़ती जा रही है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपना इंटरनल वो चीज़ जगाएं, आप इंटरनली स्ट्रांग हैं, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल स्ट्रांग होना चाहिए। डेफिनेटली हमें तैयार रहना है कि भाई बाहर तो कुछ चेंज हो जाएगा, ये हो सकता है बिल्कुल ना हो। मेरा एक स्टूडेंट गया और उसने किया स्पेस रिसर्च का प्रोग्राम। उसको शुरू से एस्ट्रोफिजिक्स, स्पेस रिसर्च ये अच्छा लगता था, लेकिन जब तक वो जॉब के उस तक पहुंचा उसे समझ में आया कि इसमें तो जॉब ही नहीं मिल रही। कनाडा में था, तो हम लोगों से भी बातचीत हुई और उस समय डेवऑप्स ऊपर आ रहा था, तो हमने उससे 3 महीने का एक समर प्रोग्राम करके कराया एंड ही गॉट अ वेरी गुड प्लेसमेंट। और आज की डेट में मतलब पूरी दुनिया में उसने काम किया एंड ही डिड वेल। लेकिन वो अडेप्टेबल था, तो अडेप्टेबिलिटी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए और लर्नेबिलिटी चाहिए, मतलब मैं एकदम से लर्न कर लूँ। दूसरी मुद्दा जो है कि भाई कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ की जॉब्स और ज़्यादा आ रही हैं, मतलब जब कुछ अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं दूसरी साइड पे अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती भी हैं, तो हमें वो समझना हो कि क्या है वो। जैसे फॉर एग्जांपल नर्सिंग, तो नर्सिंग में आज आप जापान जाओ तो बहुत अच्छी जॉब्स हैं, यूके में बहुत अच्छी जॉब्स हैं, इंडिया से भी करके जा सकते हैं, कुछ चीज़ें बाहर से भी कर सकते हैं। यूएई में बहुत अच्छी जॉब्स हैं। पिछले 3 साल में यूएई में जाने वाला बच्चा नंबर भी बढ़ गया और यूनिवर्सिटीज़ भी बढ़ गई हैं, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ और खुल गई हैं। मल्टीनेशनल यूनिवर्सिटीज़ तो काफ़ी पहले से ही थी, जैसे न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी अबू धाबी कैंपस, उसके बाद कॉर्नेल दोहा में है जो कि बहुत लोगों को मतलब बिल्कुल आइडिया नहीं है, बिर्मिंघम यूएई में, दिस एटलीस्ट पीपल नो, मिडलसेक्स है, या इंडियन यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो यूएई में, जैसे आईएमटी दुबई है, सिम्बाइसिस, जिसमें निकलना ज़्यादा आसान होता है कंपेयर टू इंडिया में, क्योंकि इंडिया में कंपटीशन ज़्यादा है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा और भी क्षेत्रों पर फोकस करें। एक आखिरी सवाल के साथ मैं आना चाहूँगा, और ये सवाल बहुत आवश्यक इसलिए भी है क्योंकि अंकित जी, सबसे पहले तो ये होता है कि प्रेशर वाली तो बात कर ली, लेकिन फिर किया क्या जाए। मतलब आदमी घबरा के पैनिक में रहे तो वो बहुत ज़्यादा कुछ सोच नहीं पाता। तो अगर कोई लोन चुकाने में असमर्थ हो जाता है या उसके सामने कोई ऐसा रोड ब्लॉक आ जाता है जो उसके लिए एक तरह से चीज़ें चुनौतीपूर्ण कर दे, तो उसको इमीडिएट आप क्या स्टेप्स लेने की सलाह देंगे? तो देखिए, सबसे पहले तो जो भी स्टूडेंट्स होते हैं जो ऐसी कोई किसी संकट में पड़ते हैं, तो सबसे पहली सलाह यही होती है कि आप सबसे पहले अपने लेंडर से बात कीजिए। तो आपने जिस भी बैंक से या एनबीएफसी से लोन लिया है, आप सबसे पहले उनको आगाह कीजिए कि ये हुआ है। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि बहुत देर तक बच्चे सोचते हैं कि अरे ठीक है, इनको बताएंगे तो क्या होगा, या नहीं बताते हैं, हम कुछ और देखते हैं। बात ये आप लेंडर के नज़रिए से समझिए कि उनका भी ऑब्जेक्टिव यही है कि आप लोन रीपे कर दीजिए, राइट? तो और बहुत लेंडर्स के पास एक स्कीम भी होती है जिसको कहते हैं ग्रेस पीरियड या फोरबियरेंस पीरियड, अलग-अलग नाम होते हैं। पर होता ये है कि जैसे आपकी जॉब नहीं लग रही है या आपके बीच में जॉब चली गई है, तो वो आपको 3 महीने हुआ, 6 महीने हुआ या 2 महीने हुआ, किसी एक सर्टेन पीरियड के लिए आपको एक
वेवर दे देते हैं कि अब आप इस टाइम तक लोन आपकी माफ है, आप 3 महीने बाद रीपेमेंट्स करना शुरू करिएगा, या आप अगले 3 महीने अगर आपकी किस्त 60,000 की बैठ रही थी, आप 20,000 पे करिए। पर बात ये, जब तक आप बात नहीं कीजिएगा तब तक आगे का लेंडर को नहीं पता होगा कि क्या करना है, और यदि आप करते करते एनपीए में चले गए हैं तो लेंडर के लिए भी प्रॉब्लम है और आपके लिए भी प्रॉब्लम है। तो बेहतर यही है कि सबसे पहले यदि आपको परेशानी हो रही है, आप बात कीजिए। किसी समस्या का समाधान तभी होगा जब आप बात कीजिएगा। खुल के बात कीजिए। एक बड़ी दिक्कत मैं आज के स्टूडेंट्स में देख रहा हूं, वो अपनी परेशानियां अपने पेरेंट्स से भी छुपाते हैं, और बहुत सारी चीजें जब उनके हाथ से निकल जाती हैं तब वो उस समस्या के जब पूरी तरह से विशालकाय हो जाने तक कहीं ना कहीं लगे रहते हैं। तो शायद आपको कम्युनिकेशन के मामले में अपने आप को और बेहतर बनाना होगा। बाकी हमने कोशिश यही की कि आपको तनाव ना दें। देखिए, चुनौती पूरी दुनिया में है, उन चुनौतियों का असर पड़ना है, और वो आईटी सेक्टर पर आज पड़ रहा है, कल शायद किसी और सेक्टर पर पड़ेगा, लेकिन सबसे जरूरी है आपकी अपनी तैयारी। शुक्रिया करेंगे जितिन जी, शांतनु जी, अंकित, आप तीनों का बहुत ही अच्छी चर्चा रही, और आगे भी इस तरह की चर्चाओं में हम आपका समय लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती समय देने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आज की जो जानकारी रही है स्वदेश विशेष में आपको पसंद आई हो। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसे